इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो अभी जैसा मैं आप सभी को बता रहा था कि आज से हम लोग चैप्टर नंबर 10 करने वाले हैं, जो कि आपका चैप्टर है वृत्त। वृत्त मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्कल। सर्किल को आप डेली लाइफ में कई बार देखते हो अपने आम जीवन में, सर्कल के शेप में, वृत्त के शेप में। आप कह सकते हो सर पहिया होता है ना, पहिया को कह सकते हो सर सर्कल के शेप में होता है, वृत्त के शेप में होता है। घड़ी, सारे घड़ी नहीं होते जो इस टाइप के घड़ी जो इस शेप में बनाए गए, इसको हम लोग कहेंगे सर घड़ी होता है, सर्कल के शेप में होता है, वृत्त के शेप में होता है। सिक्के जो होते हैं, 50 पैसे का सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्के, बटन, है ना। तो ये सारे के सारे जो उदाहरण आपको दिख रहे हैं, चूड़ी, ये सारे के सारे क्या है, वृत्त के शेप में है, सर्कल के शेप में। देखो कई बार डेली लाइफ में हम लोग इसको गोल कह देते हैं, लेकिन गोल कहना रफली तो हम लोग बोल देते हैं, लेकिन वो गोल होता नहीं है, गोलाकार नहीं कह सकते। यहाँ पर अंतर आपको समझना होगा कि गोला में क्या होता है और सर्कल में, वृत्त में क्या होता है। तो इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, दो आकृति ले रहा हूँ। एक इमेजिन करना, एक हमारे पास ये चूड़ी है ना, जो बैंगल कहते हैं, ठीक है। और एक हमारे पास बॉल है, क्रिकेट का बॉल है, ठीक है, जिससे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। अब इसमें देखो ये चूड़ी है, चूड़ी को आप कहोगे सर ये हमारा वृत्त है, ये वृत्त है, इसको हम लोग सर्कल कहते हैं, सर्कल का शेप का है। लेकिन अगर मैं बॉल की बात करूं तो बॉल को आप सर्कल नहीं कहोगे, बॉल को आप गोला कहोगे, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में स्फेयर कहेंगे। अब दोनों में अंतर क्या है, आप अगर किसी टेबल पर, मतलब आपका जो टेबल होगा उस पर आप चूड़ी को रखोगे, तो आप चूड़ी को पूरा टेबल पर प्रॉपर रखा जाएगा। आप बोलोगे सर बॉल को भी तो टेबल पर रख सकते हैं, लेकिन बॉल को अब आप अगर टेबल पर रखोगे तो हवा में एक स्थान घेरेगा, हवा में एक स्थान घेरेगा मतलब एक ऊंचाई ले लेगा। तो जो ऊंचाई ले लेता है, हवा में जो स्थान घेरने लगता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ठोस आकृति, इसको कहते हैं सॉलिड फिगर। तो ये कहलाता है ठोस आकृति, सॉलिड फिगर। और इसको कहते हैं समतल आकृति, इसको कहते हैं प्लेन फिगर, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, प्लेन फिगर। तो प्लेन फिगर ऐसा फिगर होता है, समझिएगा, प्लेन फिगर ऐसा फिगर होता है जिसको आप किसी भी सरफेस पर, अब जब भी मैं सरफेस कह रहा हूं तो उसका मतलब समझना कोई भी सतह, सतह कहने का मतलब समझ जाना कि कोई भी आपका कॉपी का जो पेज होगा वो, ब्लैक बोर्ड जो हो गया आपका वो, मोबाइल का जो स्क्रीन हो गया वो, है ना। तो ये सारे को आप इमेजिन करना कि सतह है वो हमारा सरफेस है। तो जिस भी फिगर को आप सतह पर बना सकते हो, सरफेस पे आप ड्रॉ कर सकते हो, जो हवा में कोई स्थान नहीं घेरेगा, उसको हम लोग समतल आकृति कहते हैं। और उसको हम कह सकते हैं वो हमारा वृत्त होगा, ठीक है। वृत्त क्या है, एक सर्कल हम लोग किसी भी सरफेस पे ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई हवा में स्थान नहीं घेर रहा, तो हम कहेंगे सर चूड़ी या फिर कड़ा जो आप सभी लोग बोल रहे थे, वो सारे के सारे क्या है, वृत्त है, यानी वो सर्कल है हमारे। समझ में आया। तो बॉल को क्या कहेंगे, बॉल हमारा ठोस आकृति है, इसको हम लोग समतल आकृति नहीं कहेंगे, ठोस आकृति होगा, और ये हमारा वृत्त नहीं कहलाएगा, ये हमारा स्फीयर कहलाएगा। अब बॉल भी ड्रॉ कर सकते हैं, बॉल को बस ड्रॉ कर सकते हो एग्जैक्ट। आप मान लो अगर मैं कॉपी पर अगर एक बॉल को ऐसे बना दिया, ये कह रहे हैं कि बॉल है, एग्जैक्ट ये बॉल है क्या, बॉल ऐसा होता है, बॉल को आप फील करोगे, आप हाथ मिलोगे तो उसका एक मोटाई दिखेगा, है ना, एक उसका लंबाई दिखेगा, है ना, उसका एक रेडियस होता है, उसकी हवा में एक स्थान घेरता है, ठीक है। तो हवा में एक स्थान घेरता है तो हम कहेंगे सर वो क्या है, गोलाकार है, वो एक गोलाकार है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये जो आकृति अभी आपको दिख रहा है, इसको आप वृत्त बोलोगे या नहीं बोलोगे, ये जो आकृति अभी आपको दिख रहा है इसको सर्कल कहेंगे या नहीं कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे सर ये हमारा एक सरफेस पे बनाया हुआ आकृति है, बिल्कुल ये हमारा सर्कल होगा, ठीक है, समतल आकृति है। अब देखो आप बोलो सर अगर समतल आकृति क्या है, समतल आकृति क्या है, किसी भी सरफेस पे आप उसको ड्रॉ कर सकते हो, बना सकते हो। अब अगर किसी भी सरफेस पे अगर मैं सर्कल को ड्रॉ कर दूं, बना ही दूं, तो मुझे बताइए उस सरफेस को इस सर्कल कितने भागों में बांटेगा, कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, 1, 2 या 3। किसी भी सरफेस को, जिस भी सतह पर, मान लो अगर कॉपी पर मैं एक सर्कल को बना दिया, तो इस सरफेस को कितने, इस तल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 1, 2 या 3। ये आपको आंसर करना है, फिर मैं बताऊं। तो एक आंसर आ रहा है अभी 3। इसको समझिएगा, इसको समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 3 पॉइंट बना रहा हूँ। पहला पॉइंट मैंने लिया अंदर में, यहाँ पर। तो आप बोलोगे सर बिंदु ए जो है वो कहाँ पर है, सर्कल के अभ्यंतर में है, ये समझिएगा। आप बोलोगे सर सर्कल के अभ्यंतर में, क्वेश्चन आएगा यहाँ से आपसे, ऐसा मत सोचना बहुत ही आसान सा चीज है, आ सकता है क्वेश्चन यहाँ से भी। तो बिंदु ए कहाँ पर है, सर्कल के अंदर में है, अभ्यंतर में है। तो अभ्यंतर कहने का मतलब अंदर, और अंदर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में आप इंटेरियर कह सकते हो, ठीक है, इंटेरियर। एक चीज क्या हो सकता है, आप किसी बच्चे को लग सकता है जैसे मनीत लिख रहे हैं दो, तो समझते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, ठीक है। तो एक मैं पॉइंट यहाँ पर ले रहा हूँ मनीत, देखो आप बिंदु बी को क्या बोलोगे, सर पॉइंट बी जो है
ये जो पॉइंट भी है वो बाहर में है, तो इसको हम लिखते हैं बहिर्भाग। ठीक है, तो हिंदी में आप लिख रहे हो इसको बहिर्भाग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सटेरियर। ठीक है, दो पार्ट तो दिख गया हमारा, एक अंदर और एक बाहर। तीसरा पॉइंट क्या है? देखो तीसरा पॉइंट अगर मैं इस सर्किल पे बनूं, पॉइंट पी लिख दिया, तो पॉइंट पी कहां पर है? आप बोलेंगे सर पॉइंट पी जो है वो ना ही सर्किल के अंदर में है ना ही सर्किल के बाहर में है। तो पॉइंट पी कहां पर है? इस वृत्त पर ही है, सर्किल के ऊपर है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं ऑन द सर्कल या ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो ये समझ में आया कि तीन पोजीशन हो सकता है, या तो सर अंदर में रहेगा, या तो बाहर में रहेगा, या इस सर्कल के ही ऊपर है। ठीक है, तो एक होता है हमारा अभ्यंतर यानी इंटेरियर, एक होता है सर हमारा एक्सटेरियर मतलब बाहर का सारा भाग, बाहर वाला, और तीसरा जो होता है वो हमारा होता है ये सर्कल खुद होता है जिस पे ये वाला पॉइंट, मतलब ये वाला, इसका सरकमफेरेंस। अब समझ में आया तीन पार्ट कौन कौन से हो गए? तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्कल किसी सरफेस को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। बताइए, ये क्लियर है? जो भी बच्चे 2 बोल रहे थे वो ध्यान दीजिएगा, तो 3 आंसर लिखोगे, 2 मत करना। सिर्फ अंदर और बाहर ही नहीं होता, एक भाग ये भी होता है सर्कल के ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, तो 3 पोजीशन हो सकता है। चलो, अब अगला टर्म देखते हैं जो हमें इसके आगे पढ़ना है। वो हमें देखना है कि सर केंद्र क्या होता है, किस सर्कल का सेंटर क्या होता है। इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, सेंटर को या केंद्र को समझने के लिए मैं सर्कल पर कुछ बिंदु बना रहा हूँ। ठीक है, एक पॉइंट मैंने बनाया यहाँ पर, एक पॉइंट मैंने बनाया यहाँ पर। अब इन दोनों बिंदु के बीच में भी काफी सारे बिंदु होंगे, इसका मतलब ये सर्किल जो है अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होगा, मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स को मिला मिलाकर बनाया गया होगा। ठीक है, तो अनंत बिंदुओं में से, अनगिनत बिंदु में से मैं कुछ बिंदु का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ बिंदु का मैं स्पेशल नाम दे दिया। ठीक है, समझने के लिए यहाँ पर मैंने पॉइंट दिया ए, यहाँ पर पॉइंट दिया बी, और पॉइंट दिया सी। अब पहला चीज ये ध्यान दीजिए कि जो केंद्र होगा, जो सेंटर होगा, सर्कल के कहाँ होगा? अंदर होगा या बाहर होगा या सर्कल पर होगा? तो पहला चीज तो ये ध्यान दीजिएगा कि सर्कल के अंदर में होगा सर, अभ्यंतर में होगा। कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा था कि सेंटर कहाँ पर होता है, तो सर्कल अंदर, सेंटर जो होगा वो अंदर में होगा, इंटीरियर में होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि कितने कितने केंद्र होते हैं किसी भी सर्कल में, केंद्र की संख्या बताइए, तो आप बोलना सर एक ही केंद्र होता है, सिर्फ एक सेंटर होता है। अब केंद्र को डिफाइन कैसे करते हैं, परिभाषा समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखो केंद्र अंदर में एक ऐसा पॉइंट होता है, अभी कुछ भी मत लिखना चार्ट में, ध्यान से समझो। सेंटर सर्कल के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जो सर्कल पर सारे बिंदुओं से बराबर दूरी पर, मतलब हमें एक ऐसा पॉइंट लेना है सर्कल के अंदर कहीं पर लेना है, एक ऐसा पॉइंट लेना है कि बिंदु ए, बी और सी या जितने भी पॉइंट है सर्कल के ऊपर सभी से बराबर दूरी पर। तो एक बीच में यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है। अब अगर आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं बोलूं कि रेडियस पे आते हैं, रेडियस क्या होता है अभी समझिए। आप बोलोगे सर अगर मैं इस ओ से, इस सेंटर को मैं ओ लिख दे रहा हूँ, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया मान लो ओ। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ओसी की दूरी, ओबी की दूरी और ओए की दूरी सभी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। मतलब इस सर्किल पर अगर मैं एक पॉइंट और बना लूं, एक पॉइंट अगर मैं और बना लूं यहाँ पर, मान लो इसका नाम दे दिया पी, तो मुझे बताइए ओपी की दूरी भी ओसी के बराबर होगा क्या? ये दोनों दूरी बराबर होगा। तो अगर ओ केंद्र है, अगर ये ओ केंद्र है, तो ओपी की दूरी और ओसी की दूरी बिल्कुल बराबर होगी। ठीक है, बिल्कुल सारे दूरी क्या होंगे? बराबर बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो सेंटर के बारे में आप बोलना सर वही पॉइंट होता है सर्किल के अंदर जो सभी सर्किल पर स्थित सभी पॉइंट से बराबर दूरी पर ही हो। ठीक है, सेंटर को जनरली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बस इतना चीज ध्यान देना, अंदर में होगा, एक होता है और ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और सर्कल पर जितने भी पॉइंट होंगे सभी से बराबर दूरी पर होगा। इसके बाद काफी बच्चे भी चैट में रेडियस लिख रहे थे, है ना? तो समझते हैं रेडियस क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है। देखो त्रिज्या क्या होता है, आपको पता सर ये जो पॉइंट दिख रहा है सर्किल के अंदर, इसको हमने केंद्र बोला, इसका नाम मैंने ओ दे दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक पॉइंट ले रहा हूँ सर्किल के ऊपर, सर्किल के ऊपर एक पॉइंट ले लिया पी। अगर मैं केंद्र को सर्कल पर किसी बिंदु से मिला दूं, मतलब ये एक दूरी है केंद्र से वृत्त तक की दूरी, या वृत्त पर स्थित सर्कल पर सिचुएटेड किसी पॉइंट के बीच का दूरी है। तो आप सेंटर से सर्कल पर बिंदु है, इन दोनों को आप अगर मिला दोगे तो इसी डिस्टेंस को आप क्या कहते हो? रेडियस कहते हो, या फिर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर रेडियस क्या होता है? ये जो ओपी डिस्टेंस दिख रहा है ना, इसी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको रेडियस कहते हैं। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट जनरली आर से कर देते हैं। पहला चीज तो ये देखा। उसके बाद आपको ये जानना है कि मुझे बताइए
किसी भी सर्किल में रेडियस या त्रिज्या की संख्या कितनी होगी? कितने रेडियस बना सकते हो आप? संख्या बताइए। नंबर ऑफ रेडियस, नंबर ऑफ, संख्या बताइए त्रिज्या की। 1 2 3 4 या अनगिनत? देखो ये सर, अच्छा इस साल में ना स्क्रीन रुक गई है, कुछ तो आज टेक्निकल इश्यूज फिर से हो रही है, 1 सेकंड रुक जाना। और मैं स्टॉप करके फिर से प्रेजेंट कर दे रहा हूँ, फिर से दिखेगा आपको मेरी स्क्रीन। और फिर से दिखेगी तो बताइएगा, हो सकता है कि आज क्लास में कुछ बार बार मुझे ऐसा करना पड़े। ठीक है, अभी दिख जाएगा सारी चीजें, बस थोड़ी सी वेट कर लो। तो काफी सारे बच्चे बोल रहे हैं इनफाइनाइट, बिल्कुल। तो आपको पता है सर यहाँ पर काफी सारे बिंदु हो सकते हैं सर्किल के ऊपर। अब मैं सारे बिंदु को, अगर मैं ओ को नाम दे दिया, ए बी, अगर मैं ओ को ए से मिला दूं तो ये भी radius होगा, O को B से मिला दूं, ये भी radius होगा, ये भी त्रिज्या होगा, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? त्रिज्या हो जाएंगे। ठीक है, ये भी त्रिज्या है, यह भी त्रिज्या है, और यह भी त्रिज्या है। सबको मैंने आर से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, आर से रिप्रेजेंट कर दिया। ये तो समझ में आ गया सर, अनगिनत त्रिज्या होगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना सर, जितनी भी त्रिज्या होंगी सभी की लंबाई बराबर होगी। मतलब हम कह सकते हैं सर, ओपी की जो दूरी होगी, ओपी की लंबाई जो होगी वो ओए के बराबर होगा, और वही ओबी के बराबर होगा, और वही ओसी के बराबर होगा। ठीक है, आवाज रुक रुक के आ रही है, 1 सेकंड रुक जाओ, कुछ तो आज इश्यूज हो रही है। चलो मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ी सी चीजें। ठीक है ठीक है, मैं बस चेक कर ले रहा हूँ, थोड़ी देर वेट कर लो, है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। मैं बस माइक्रोफोन थोड़ा सा मैं इसको चेंज करके देखता हूँ, और आप लोग मुझे बताना कि अभी आवाज में हुआ क्या, अभी कुछ चेंज हुआ है क्या आवाज? अभी ठीक हुआ है? अभी क्लियर है आवाज? पहले आवाज के बारे में बताइए। हाँ ठीक है, ठीक है, तो ये ठीक है। और दूसरा चीज, मैं स्क्रीन को भी एक बार, हाँ अब ठीक है ना? ठीक है, तो 1 मिनट में स्क्रीन भी चेक कर ले रहा हूँ कि स्क्रीन प्रॉपर है या नहीं है। तो स्क्रीन अभी थोड़ी सी अटक रही है, और मैं स्क्रीन को बस एक बार स्टॉप करके फिर से प्रेजेंट कर ले रहा हूँ। देखो टेक्निकल कभी हो जाती है, तो जिस रीजन से आज थोड़ी सी क्लास आपकी स्लो हो जाएगी, मतलब कोई बात नहीं, सारी चीज सीखेंगे, थोड़ा स्लो कर लेंगे क्लास को। ठीक है, अभी प्रॉपर दिख रहा होगा स्क्रीन। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ओपी, अच्छा कैमरा मैं बंद कर रहा हूँ, कैमरा भी नहीं दिखेगा, मेरा फोटो नहीं दिखेगा, और आपको आवाज जाते रहेगी, स्क्रीन दिखते रहेगी। ठीक है, चलो। तो आप बोलोगे सर ओपी, ओए, ओबी और ओसी ये सारे के सारे क्या है? त्रिज्या है, सभी की लंबाई बराबर होगी। तो वृत्त में जितनी भी त्रिज्या होंगी ना, सभी की लंबाई बराबर होगी, क्योंकि क्या है? आप बोलोगे सर त्रिज्या है क्या? केंद्र से वृत्त तक की दूरी है ना, केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी है, तो सारे तो बराबर बराबर ही दूरी पर होंगी। आपको केंद्र का डेफिनेशन ही बताया, केंद्र क्या होता है? वृत्त पर स्थित सभी बिंदु से बराबर दूरी पर होगा। तो आप बोलोगे सर सारी की लंबाई बराबर है। ये छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर मैं अगर ओपी की दूरी अगर 8 सेंटीमीटर है, ये लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो ओए का लंबाई बताओगे कितना होगा? ओपी अगर 8 सेंटीमीटर है तो ओए कितना होगा? आप बोलोगे सर दोनों ही त्रिज्या है, तो ओपी अगर 8 सेंटीमीटर है तो यह भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिंपल सा चीज है ना? तो ये काफी आसान था, जितनी भी त्रिज्या होगी सभी बराबर बराबर होगी। अगला जो कंसेप्ट हमें सीखना है वो है जीवा। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड को सीखिए, जीवा को सीखिए क्या होता है। देखो आप क्या करोगे, मैं 2 पॉइंट ले रहा हूँ सर्किल के ऊपर, इस वृत्त के ऊपर मैंने 2 पॉइंट बनाया, और इन दोनों को मैंने नाम दे दिया, एक का नाम मैंने दिया ए, और एक को नाम मैंने दिया बी। ठीक है, ए और बी बनाया। अब अगर मैं इसको मिल, अच्छा राहुल आप डायमीटर मत लिखो, मैं डायमीटर बता दूंगा डायमीटर क्या होता है। जब जो जिस ऑर्डर में पढ़ा रहा हूँ ना, उस ऑर्डर में आप सीखिए, कोई भी चीज छूटेगा नहीं आपका। ठीक है, तो डायमीटर, सेगमेंट, सेक्टर सारी चीज करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं ए बी को मिला दूं, कोई भी सर्किल पर 2 पॉइंट लिया और उसको मैं मिला दूं, तो आप बोलोगे सर ये जो हमें ए बी लाइन दिख रहा है, इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग जीवा कहते हैं, या फिर इसको कॉर्ड कहते हैं। तो ए बी को आप क्या बोलोगे? सर यही हमारा जीवा है, और ये हमारा कॉर्ड है। ठीक है, अब मैं आपसे फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि किसी भी सर्कल में कितने कॉर्ड बना सकते हैं, कितनी जीवा बना सकते हो? तो आपको पता है सर सर्कल पे तो अनंत बिंदु हैं, तो कोई भी दो बिंदु को अगर मिला दें तो वो अगर हमारा कॉर्ड बनता है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये भी जो लाइन दिख रहा है हमें पी क्यू, यह भी एक कॉर्ड हो जाएगा, पी क्यू भी एक कॉर्ड हो जाएगा। अगर मैं एक और लाइन ऐसे बना दूं, मान लो मैंने एक्स लिख दिया और एक्स को मिला दिया वाई से, तो आप बोलोगे सर एक्स वाई भी हमारा एक कॉर्ड है, एक्स वाई भी हमारा एक कॉर्ड है, एक्स वाई भी हमारा जीवा है। तो ये अनंत जीवा बना सकते हैं, अनगिनत जीवा बना सकते हैं।
अब मुझे आप लोग आंसर करके बताओ, क्या सभी जीवा की लंबाई बराबर होगी या नहीं होगी? यस या नो? क्या सभी जीवा की लंबाई बराबर होती है? क्या मैं वृत्त में जितनी जीवा बनाऊं? तो नहीं, तो सभी जीवा की लंबाई बराबर नहीं होती। इसको समझने के लिए यहाँ पर एक कंसेप्ट होता है, इसको समझिएगा। मान लो मैंने 2 पॉइंट बनाए सर्कल के ऊपर, एक पॉइंट ये लिया और एक पॉइंट ये लिया, इन दोनों को मैंने मिला दिया, तो एक जीवा आपको दिख रहा है सर, इसका नाम अगर मैं ए बी दे दूं तो ये बहुत छोटा सा जीवा, थोड़ी देर में शायद अपीयर होगा, हाँ अभी दिख रहा होगा। ए बी जो हमें दिख रहा है जीवा, ये बहुत छोटा सा दिख रहा है जीवा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक कॉर्ड बना रहा हूँ जो इस सर्कल के सेंटर के थोड़ा नजदीक हो, है ना, सेंटर के तरफ जाते हैं थोड़ा। तो आप क्या बोलोगे, सर एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया और एक पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया और कुछ ऐसे मिला दिया, कुछ ऐसे मिला दिया, तो एक्स वाई जो लाइन दिख रहा है हमें, एक्स वाई जो लाइन दिख रहा है, ये आवाज कट रही है, आवाज फिर से कट रही है क्या? सभी लोग बताओगे। अगर आवाज सही से आ रही है तो वाई लिखिए, और अगर कट के आ रही है तो एन लिखो। अगर सही से आ रही है तो वाई लिखिए, एन, एन। कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, एक सेकंड, मतलब बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो आज कुछ तो टेक्निकल इशू हो रही है, एक सेकंड रुक जाओ, बस वेट कर लेते हैं थोड़ी देर, मैं देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, हाँ पता चल गया कि आवाज में कुछ तो प्रॉब्लम है। अभी चेंज हुआ क्या? अभी सही हुआ? अभी ठीक है आवाज? अगर सही है तो वाई लिखो, अदरवाइज फिर बता सकते हो, ठीक है। तो कुछ सेटिंग में बस चेंज कर रहा हूँ, चेंज कर करके देखते हैं। बस टेक्निकल इश्यूज है, और हमेशा नहीं होगा, आज की क्लास में कुछ तो दिख रही है प्रॉब्लम। तो अभी आपको ये दिख रहा है क्या कि जो एक्स वाई कॉर्ड है वो बड़ा है और ए भी छोटा है। और एक्स वाई बड़ा क्यों है? क्योंकि एक्स वाई सेंटर के नजदीक है, केंद्र के नजदीक है। तो जैसे जैसे आप केंद्र के नजदीक जाओगे, और मैं केंद्र के और पास बना रहा हूँ, एक लाइन में बना रहा हूँ जो सेंटर के और नजदीक बना रहा हूँ, देखो ये और बड़ा हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये जो लाइन अभी दिख रहा है पी क्यू, ये एक्स वाई से भी बड़ा है। अब अगर मैं एक ऐसा लाइन बना दूं जो सेंटर से ही क्रॉस कर जाए, एक ऐसा जीवा बनाऊं जो सेंटर से क्रॉस कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? इसका मैं स्पेशल नाम दे देता हूँ, पी क्यू मान लो नाम दे दिया। आप बोलोगे सर ये जो पी क्यू लाइन दिख रहा है, हाँ पी क्यू लाइन जो दिख रहा है जो केंद्र से गुजर रहा है, पी क्यू को आप बोलोगे सर ये हमारा सबसे बड़ा जीवा होगा। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं सबसे बड़ी जीवा, और इंग्लिश में इसको कहते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है। और लॉन्गेस्ट, इसके ऊपर अगर आप बनाओगे ना, सर कहेंगे सर इसके ऊपर अगर बना देंगे तो क्या होगा? तो अब छोटा होने लगेगा, क्योंकि केंद्र से आप दूर जा रहे हो, है ना, सेंटर से आप दूर, छोटा होने लगेगा। तो जितना आप सेंटर से दूर जाओगे उतना आपका जीवा जो होगा वो छोटा होते जाएगा, जितना सेंटर नजदीक आओगे उतना जीवा बड़ा होगा, और अगर सेंटर से क्रॉस कर जाओगे तो सबसे बड़ा जीवा होगा। और जो सबसे बड़ा जीवा होता है इसी को हम लोग कहते हैं व्यास, इसका एक स्पेशल नाम होता है, इसको व्यास या फिर डायमीटर कहते हैं। तो अगला कंसेप्ट हमारा यही है कि डायमीटर क्या होता है, व्यास क्या होता है। ये क्लियर हुआ? जीवा समझ में आया क्या होता है? वृत्त पर किसी भी दो बिंदु को मिला दोगे जीवा बन जाएगा। जीवा में क्या क्या पता होना चाहिए? सारे जीवा की लंबाई बराबर नहीं होती, जो केंद्र के नजदीक होगा वो बड़ा होगा, जो केंद्र से दूर होगा वो छोटा होगा, जो केंद्र से क्रॉस करेगा वो सबसे बड़ा जीवा होगा, और जो सबसे बड़ा जीवा होगा उसको ही वृत्त का व्यास कहते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा वृत्त का व्यास क्या होता है। यहाँ पर आप सबसे पहला चीज नोट कीजिए नंबर में, कि व्यास क्या होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। पहला पॉइंट लिखना, सबसे बड़ी जीवा होती है, यानी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। दूसरा पॉइंट याद रखिए हमेशा सेंटर से क्रॉस करेगा, केंद्र से क्रॉस करेगा, सेंटर से पास करेगा। और तीसरा चीज याद रखिएगा, वृत्त को, सर्किल को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, ठीक है, दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, ठीक है। बाकी मैं नहीं लिख रहा, दो हिस्सों में बांटेगा, ठीक है। डिवाइड्स, अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो आप लिख सकते हो डिवाइड्स ट्रायंगल इन टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। चलो तो मैं एक डायमीटर बना लेता हूँ। आप बोलोगे सर क्या होता है? सबसे बड़ी जीवा होती है ना जो सेंटर से पास करेगा, तो मैंने कुछ ऐसे बना दिया। तो ये जो ए बी लाइन अभी आपको दिख रहा है, ए बी लाइन, इसी ए बी लाइन को हम क्या कहते हैं? इस लाइन को डायमीटर या फिर व्यास कहते हैं, और इसको आप डी से रिप्रेजेंट करते हो, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, मैं अगर कह रहा हूँ ये सेंटर है हमारा ओ,
तो ओ से बी तक की दूरी जो है इसको क्या कहोगे? आप बोलोगे सर ये जो दूरी है ओ से बी तक, इसको हमने बोला त्रिज्या, ये हमारा रेडियस है। अगर मैं ओ ए के बात करूं तो आप बोलोगे सर यह भी हमारा रेडियस है, ओ ए भी एक त्रिज्या है हमारा। तो ओ ए भी त्रिज्या है, ओ बी भी त्रिज्या है। मतलब एक डायमीटर जो है दो त्रिज्या से मिलकर बना हुआ है क्या? तो आप बोलोगे सर ये हमारा पूरा डायमीटर है, ये हमारा व्यास है। तो डायमीटर जो है दो त्रिज्या से मिलकर बना हुआ है, तो हम लिख सकते हैं सर डी जो है वो आर प्लस आर, दो त्रिज्या से मिलकर बना हुआ है। हम कह सकते हैं डायमीटर जो होगा 2r के बराबर होगा। मतलब यहां से हमें यह समझ में आता है कि व्यास जो होगा सर वो त्रिज्या का दो गुना होगा। ठीक है, त्रिज्या का दो गुना होगा। मतलब कभी आपसे त्रिज्या देकर व्यास पूछा जा सकता है या फिर व्यास देकर त्रिज्या पूछा जा सकता है, दोनों ही तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मुझे बताओ, इसी से मैं क्वेश्चन पूछ ले वहां पर कि मुझे बस इतना बताओ, अगर मैं किसी सर्कल का, किसी वृत्त का त्रिज्या आपको दूं कि त्रिज्या है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, इस सर्कल का व्यास कितना हो जाएगा? इस सर्कल का डायमीटर कितना होगा? आप बोलोगे सर व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दोगुना होता है। तो 2 से 7 से गुना कर दोगे, आप बोलोगे सर ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं त्रिज्या हमारे पास है 7.5 सेंटीमीटर, तो व्यास कितना हो जाएगा, डायमीटर कितना हो जाएगा? तो 7.5 को 2 से गुना कर दीजिए। तो 2 को आप 7.5 से गुना करोगे तो कितना मिलेगा? 2 से गुना करोगे तो आपको मिल जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 आएगा, 15 आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे पास एक वृत्त है जिसका मैं डायमीटर दे दिया, मैं कह रहा हूँ व्यास हमें दे रखा है कि व्यास है 20 सेंटीमीटर या 20 मीटर, तो मुझे बताओगे त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? आपने क्या बोला सर, व्यास दोगुना होता है त्रिज्या क्या? तो त्रिज्या आधा हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर आएगा 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये समझ में आया? 10 सेंटीमीटर नहीं 10 मीटर, क्योंकि मीटर में दिया गया था ना, तो यूनिट का ध्यान रखिएगा क्या लिखा गया है। तो आप बोलोगे सर मीटर में दिया गया था व्यास, तो त्रिज्या भी मीटर में ही आएगा। ठीक है, तो 10 मीटर लिख दिया। तो ये समझ में आ गया क्या क्या चीज बोला आपने? सारी चीज आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। व्यास सबसे बड़ी जीवा होगी, केंद्र से गुजरेगा, सेंटर से पास करेगा, दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। व्यास जो होता है दो त्रिज्या से मिलकर बना होता है, तो व्यास जो होता है त्रिज्या का दो गुना होता है, डबल होता है, त्रिज्या आधा हो। अब एक क्वेश्चन मैं आप पूछ रहा हूं, मुझे बताओ किसी भी वृत्त में व्यास कितने बनाए जा सकते हैं? व्यास किस बता सकते हो आप लोग? नंबर ऑफ डायमीटर, कितने व्यास बना सकते हैं हम लोग यहाँ पर? संख्या क्या होगी? आप देखो ना, ये जीवा ही तो है। आप बोलो सर जीवा अनंत बना सकते हैं, तो व्यास भी अनंत बना सकते हैं, है ना, इनफाइनाइट बना सकते हैं, अनगिनत बना सकते हैं, जितनी मर्जी उतनी व्यास हम लोग खींच सकते हैं। ठीक है, तो कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जितने भी व्यास होंगे ना सभी दोगुना होगा, क्योंकि त्रिज्या अगर सभी बराबर होते हैं तो उसका दोगुना भी करेंगे तो बराबर ही आएगा ना। ठीक है, ये समझ में आया? चलिए, तो व्यास समझ में आ गया। अगला जो कंसेप्ट है हमारा वो है चाप, यानी आर्क क्या होता है। देखिए, चाप को समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, दो पॉइंट फिर से लिया सर्किल के ऊपर, एक पॉइंट फिर से उसी तरीके से नाम दे रहा हूँ, एक पॉइंट मैंने लिया ए और एक पॉइंट मैंने लिया बी। ठीक है, पिछली बार मैंने क्या किया था, पिछली बार मैंने क्या किया था, ए बी को ज्वाइन कर दिया था, मिला दिया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मिला दे रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि इसके इस वाले भाग को बताइए। ये जो आपको दिख रहा है ना सर्कल के ऊपर, सर्कल का ही जो टुकड़ा है, वृत्त का, किसी भी वृत्त में दो बिंदु के बीच वृत्त का जो भाग होगा, सर्किल का ही जो पार्ट होगा, उसको हम लोग चाप कहते हैं। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये जो पार्ट दिख रहा है ना हमें, ये जो हिस्सा दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग चाप कहते हैं या फिर आर्क कहते हैं। ठीक है, इसको आर्क कहते हैं। ठीक है, लघु दीर्घ की बात करते हैं, लघु क्या होता है, दीर्घ क्या होता है। ऐसे ही इमेजिन कर लो कि हमारे पास एक चूड़ी है, ये क्या है, हमारे पास एक चूड़ी है, आपके हाथ से ये गिर गया और गिर के ये टूट गया, है ना, टूट गया कुछ इस तरीके। फिर से आवाज में प्रॉब्लम हो रही है। तो आप बोलोगे सर एक हिस्सा जो है वो बड़ा हिस्सा है और एक हिस्सा जो है वो छोटा हिस्सा है। ठीक है, एक हिस्सा बड़ा हिस्सा है और एक हिस्सा छोटा हिस्सा है, दोनों ही सर्किल का ही टुकड़ा था। स्क्रीन में तो था, थोड़ा सा लैग आ रहा है, एक सेकंड रुक जाओ, मैं फिर से स्टॉप करके प्रेजेंट कर दूँ। ठीक है, आज क्लास करते हैं ना, क्लास को थोड़ा सा स्लो ही कर लेते हैं, थोड़ी स्लो स्लो मैं लिखूंगा ताकि आपको क्लियर दिख पाए।
फिर से दिखेगी तो बताइएगा। अभी स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा, मुझे पता है, थोड़ी देर में दिख जाएगा। ठीक है, अभी दिख रहा होगा। और एक बार आवाज का कंफर्म करना, आवाज के लिए आवाज सही है अभी क्या? आवाज अभी सही जा रही है क्या? जी ठीक है, हाँ बस बताते रहना, क्योंकि वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। हाँ कैमरा बंद है, कैमरा बंद रखूंगा अभी। ठीक है, चलो ठीक है। तो आप बोलोगे सर हमारा जो टुकड़ा, दोनों टुकड़ा दिख रहा है, इसमें एक बड़ा टुकड़ा है, छोटा टुकड़ा है, दोनों ही को हम चाप कहेंगे, क्योंकि दोनों तो वृत्त का ही भाग है ना, वृत्त का ही टुकड़ा है, तो दोनों को चाप कहेंगे। तो आप बोलोगे सर पहला चीज तो ये बोलोगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ। आप बोलोगे सर ऊपर वाला जो हिस्सा दिख रहा है, इसको भी हम लोग चाप बोलेंगे, और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको भी चाप बोलेंगे, दोनों ही को आर्क बोलेंगे। लेकिन जो बड़ा वाला है, इसको कहते हैं दीर्घ चाप। इसको क्या कहेंगे? दीर्घ चाप। और जो छोटा वाला हिस्सा है, उसको हम लोग कहेंगे लघु चाप। नाम देना पड़ेगा ना अलग अलग, ताकि हमें पता चल पाए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप यहाँ पर लिख दोगे, इंग्लिश में क्या लिखोगे? मेजर आर्क। ठीक है, और हिंदी में क्या लिखो? और हिंदी में दीर्घ चाप। और छोटे वाले को क्या लिखेंगे? छोटे वाले को आप लिख दोगे माइनर आर्क। ठीक है, माइनर आर्क और मेजर आर्क, बस इतना आपको ध्यान देना है। माइनर मतलब छोटा, छोटा मतलब लघु, मेजर मतलब दीर्घ। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। उसके बाद मुझे एक चीज बताओ, इसका नाम कैसे देंगे? मान लो अगर मुझे लिखना हो ए बी, तो लघु चाप को तो आप सिंपली ए बी लिख दोगे। अगर ए बी लिख दोगे तो आप कोई समझ सकता है ना, सर ए बी तो जीवा होता है ना, ए बी को तो मैं तो ऐसे कर सकता हूँ ना, जीवा। लेकिन जीवा की बात नहीं कर, अगर चाप की बात कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? ए बी के ऊपर एक छतरी बना दोगे ऐसे। ठीक है, तो आप अगर इस तरीके से छाता बना दोगे, इस तरीके से आप अगर छतरी बना दोगे ए बी के ऊपर, तो ये दिखा रहा है कि सर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, लघु चाप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर मुझे दीर्घ चाप को रिप्रेजेंट करना है, तो दीर्घ चाप का भी देखो, ए और बी के बीच में ही है दीर्घ चाप, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसका नाम देने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फिर से आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है ठीक है, समझ में आ गया। अभी सही है क्या? हाँ, जब भी ऐसा बस बता देना, मैं थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर करके आज की क्लास बस मैनेज कर लो। अभी ठीक है? ठीक है। अच्छा, सॉरी कि आज इतनी प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को, होना नहीं चाहिए, है ना? लेकिन जब भी ऐसा हो बता देना एक बार, ताकि मैं बस सेटिंग चेंज करूँ तो सही हो जा रहा है। ऐसे कोशिश करेंगे इसको सही करने की जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या दिख रहा है? जो दीर्घ चाप है, मेजर आर्क है, इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो इसका नाम देने के लिए हम क्या करते हैं, दीर्घ चाप पर एक बिंदु बना लेते हैं पी, कुछ भी नाम दे दो इसको। अब यहाँ पर लिखोगे ए पी बी, और ऐसे चाप ऐसे बना दोगे। ठीक है, एपी भी अच्छा, फिर से स्क्रीन, क्या करें आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, आवाज में प्रॉब्लम है, और स्क्रीन स्क्रीन तो मुझे पता चल जाता है जब भी इसका आपकी स्क्रीन रुकती है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अभी आप स्क्रीन तो सही हो गया है, स्क्रीन तो शायद सही है। और मुझे बताना आवाज का, आप लोग बताओ। स्क्रीन का तो मुझे दिख जाता है, आवाज का तो आप लोग ही कंफर्म कर सकते हो। आवाज अभी सही है क्या? ठीक है, चलो फिर से मैं वही कह रहा हूँ, सॉरी आज के लिए कि हाँ कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। तो आप बोलोगे सर एपी भी क्या है? एपी भी बड़ा वाला आर्क है, तो हम इसका नाम क्या देते हैं, बड़ा नाम भी लिख देते हैं एबीबी, है ना? तो हम लिख देते हैं ए पी बी, कुछ ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? बड़ा वाला आर्क है तो नाम भी बड़ा। छतरी लगाना नहीं भूलोगे, छतरी लगाना तो भी पता चलता है कि वो हमारा आर्क है, वो हमारा चाप है। ठीक है, डाउट है? बताइए क्या डाउट है मनित, मैं एक बार आपको, हाँ अभी एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, बताइए मनित क्या डाउट है आपका? माइक ऑन करके बता दो। लघु चाप को क्या कहते हैं? ये दिख नहीं रहा लिखा हुआ। माइनर आर्क, आवाज नहीं आ माइनर, रही, मैं उसको सही, साउंड प्रॉब्लम। ठीक, तो मैं लिख रहा हूँ उसको। एक सेकंड रुक जाओ। इसको मैं सही से लिख दे रहा हूँ, इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे सर माइनर आर्क, है ना?
इसको लिख देंगे माइनर आर्क। ठीक है, अभी देख रहे हैं? हाँ, माइनर मतलब लघु, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहेंगे, ठीक है, अब ऐसा समझना। अब यहाँ पर समझिएगा, अगर मैं दो ऐसे पर्सन बनाऊं, दो लोगों को मैं बना रहा हूं, ठीक है, तो बना रहा हूं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। स्क्रीन नहीं दिख रही है, एक सेकंड राहुल, एक सेकंड रुक जाओ बस। हाँ बताइए राहुल, क्या डाउट है आपका? डाउट सर स्क्रीन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वही मैं देख रहा हूँ, स्क्रीन को मैं फिर से स्टॉप करके प्रेजेंट कर देता हूँ। स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो मुझे दिख जाता है कि हाँ नहीं दिख रही है, फिर से मैं प्रेजेंट करने ही वाला था। अभी फिर से दिखेगा तो बताना बस। अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है ना? ठीक है, अभी दिख रहा होगा। अब मुझे बताना, यहाँ पर अगर मैं दो लोग के बारे में पूछूं कि कौन यहाँ पर बड़ा है, ए बड़ा है या बी बड़ा है, तो आप में से हर एक बच्चा बोल देगा कि सर बी बड़ा है। पता नहीं आज कुछ टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा डेली ऐसा होता नहीं है, और बिल्कुल इसको सही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और डेफिनेटली मुझे भी फील हो रहा है कि आज थोड़ी सी आज प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना स्क्रीन थोड़ी डिले हो रही है, लैग हो रहा है ना, टेक्निकल इशू है, कभी भी हो सकता है ना। तो आप बोलोगे सर बी बड़ा है और ए छोटा है, अगर ऐसा कोई दो केस मुझे मिले तो हम कह सकते हैं सर बी बड़ा है और ए छोटा है। लेकिन अगर मैं, हाँ आज थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है, क्या करें। अगर मैं दोनों को बिल्कुल बराबर बराबर बना दूं, तो आप इसमें आप किसी को भी बड़ा छोटा नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसमें आप किसी को भी बड़ा या छोटा नहीं कह सकते। तो इन केस में दोनों, अगर दोनों इक्वल हो जाए तो उसको हम बड़ा या लघु या दीर्घ नहीं बोलेंगे। तो अगर हमारे पास कोई दो चाप ऐसे मिल जाए जो दोनों ही बराबर हो जाए, फिर क्या करेंगे उसको। अगर मान लो मैंने एक सर्कल बनाया और इसके दो चाप कुछ ऐसे लिए, जैसे कि मैंने आपको डायमीटर बना दिया। अब यहाँ पर बोलोगे सर डायमीटर, अगर ये डायमीटर का एंड पॉइंट है, तो आप कहोगे सर डायमीटर तो दो बराबर हिस्सों में बांट देता है सर्किल को। तो ऊपर वाला चाप ये भी चाप है और नीचे वाला भी चाप है, दोनों ही आर्क है। तो दोनों ही चाप अगर है तो इसमें हम किसको दीर्घ चाप बोले, किसको लघु चाप बोले, है ना, क्योंकि दोनों तो बराबर हो गया ना, किसी को भी लघु किसी को दीर्घ नहीं बोल सकते। तो ऐसे केस में हम क्या कहते हैं, दोनों ही को सेमी सर्कल कह देते हैं। वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर इसको भी लघु दीर्घ नहीं बोल देते, अब हम क्या कहेंगे, सर ये अभी हमारा अर्धवृत्त है, ऊपर वाले को भी अर्धवृत्त कहेंगे और नीचे वाले को भी अर्धवृत्त कहेंगे, दोनों को क्या कहते हैं, सेमी सर्कल कह देंगे, ठीक है, सेमी सर्कल। समझ में आया? दोनों ही को सेमी सर्कल कहेंगे, अर्धवृत्त कह देंगे। यहाँ पर लघु और दीर्घ वर्ड नहीं यूज करेंगे अगर दोनों ही चाप बराबर हो जाए। क्लियर है? चलिए ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि अगर दोनों ही चाप बराबर हो जाएंगे तो उसको हम लोग सेमी सर्कल कह देंगे। सेम नहीं कहना, सेमी कहना। देखो मैं सेम सर्कल नहीं लिख रहा हूँ, सेमी लिख रहा हूँ, ठीक है, सेमी है ये, ठीक है, यानी अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त है वो, आधा वृत्त, ठीक है, ये रहा। हाँ आर्क कर्व भी तो बना है ना, आर्क क्या है, यही तो चाप है हमारा, ठीक है, सेमी, ठीक है। समझ में आया मनित? कर्व ही है ना ये, कर्व ही तो है। कर्व मतलब जो मुड़ा हुआ है, सीधा जो नहीं हो। तो आर्क क्या है हमारा, ये मुड़ा हुआ है, कर्व है, ठीक है। अगला कंसेप्ट देखते हैं, वृत्तखंड क्या होता है, यानी फिर सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। सेगमेंट किसको कहते हैं, वो कहते हैं। वृत्तखंड को समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, दो पॉइंट फिर से ले रहा हूँ, एक पॉइंट लिया ए और एक पॉइंट लिया बी, ठीक है, दो पॉइंट लिए। अब इन दोनों पॉइंट को मैंने ऐसे मिला दिया। अगर इसको आप ऐसे मिलाओगे ए बी को, तो जो ब्लू लाइन दिख रहा है अभी आपको, ब्लू लाइन को क्या कहते हैं, ब्लू लाइन को आप बोलोगे सर ये हमारा जीवा है, ठीक है। और नीचे सेकंड सर्किल में, तो ये तो मैं जीवा दिखाने के लिए बोल रहा था ना, ये तो मैं डायमीटर दिखाने के लिए बोल रहा था। मैं इस भाग की बात कर रहा था, ये वाला जो भाग है ये तो हमारा कर्व ही है ना, इस वाले को तो आप चाप बोलोगे। समझ में आया? ये वाले भाग की बात कर रहा था, समझ में आया? ठीक है, चलो। तो यहाँ पर समझिए, जीवा, एक वृत्तखंड किसको कहते हैं, सेगमेंट किसको कहते हैं। आप बोलोगे सर ये दो लाइन दिख रहा है हमें, ये जो मिला आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? सर इसको हम चाप बोलेंगे, इसको हम लोग आर्क कहेंगे,
ठीक है। तो जीवा और चाप से जो भाग घिरा हुआ है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये एरिया किस दो चीजों से घिर के बना हुआ है ना, किन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है? साउंड प्रॉब्लम फिर से हो। आज एंड करें क्या क्लास? चलो मैं थोड़ी सी, ठीक है, मैं एक बार फिर से सेटिंग देख ले रहा हूँ चेंज करके, अगर कुछ फायदा होता है तो। थोड़ी जल्दी से खत्म कर लेंगे आज क्लास, कोई बात नहीं। टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, टॉपिक कंप्लीट करके एक्सरसाइज 10.1 कर लेंगे, ठीक है। तो क्लास में खत्म कर रहे हैं, कंप्लीट कर लेते हैं पहले ये एक्सरसाइज। अभी सही है, अभी सही है, थोड़ा स्लो कर लेते हैं और बस क्लास करते हैं, ठीक है। अभी सही हुआ क्या आवाज? यस या नो? यस यस यस, नो। कुछ बच्चे का यस आ रहा है, कुछ बच्चों का नो आ रहा है। हाँ ये एग्जाम में आएगा, बिल्कुल ये एग्जाम में आएगा, इसलिए तो करवा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम बच्चे वाइव कह रहे हो, ठीक है। तो आप लोग सर यहाँ पर जो ये जो भाग दिख रहा है ना, इसको हम लोग वृत्तखंड कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं, ठीक है, सेगमेंट कहते हैं। नहीं आएगा? ये आएगा, मानिए तो ये चैप्टर आ रहा है, काफी बच्चों ने बोला था 9, 10 और 11, तो आपके एग्जाम में 3 आ रहा है, 9 आ रहा है, 10 आ रहा है और 11 आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेगमेंट कहेंगे या वृत्तखंड कहेंगे? आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। चलो पहले पढ़ लो, उसके बाद ये सारी डिस्कस क्लास पीरियड में कर लेते हैं, क्योंकि अब स्टार्ट किए इसको तो पढ़ लेते हैं ना आज की क्लास में। तो आप बोलोगे सर ये जो भाग है वृत्तखंड कहलाएगा। वृत्तखंड होता क्या है? वृत्तखंड वह भाग होता है, मैं फिर से समझा रहा हूँ, वृत्तखंड वह भाग होता है जो एक जीवा और एक चाप से घिरा होता है। आप बोलोगे सर एक जीवा ऊपर में दिख रहा है हमारा और ये चाप दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है हमें, जीवा और चाप से जो घिरा हुआ भाग होगा उसको हम लोग वृत्तखंड कहते हैं, उसको सेगमेंट कहते हैं। अब मुझे बताइए, ये जो ऊपर वाला हिस्सा जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, ये समझिएगा, अभी थोड़े देर में दिखेगा आपको ये वाला, ये जो येलो पार्ट आपको दिखा, इसको हम लोग वृत्तखंड कहेंगे क्या? ये हमारा सेगमेंट है या नहीं है? आप बोलोगे सर ये जो बड़ा हिस्सा है ये भी कौन से दो चीजों से घिरा हुआ है? ये हमारा दिख रहा है नीचे में एक जीवा, है ना, ऊपर में हमें दिख रहा है चाप, तो जीवा और चाप से ही तो घिर कर बना हुआ है ये। तो आप बोलोगे सर यह भी हमारा एक वृत्तखंड है, तो आप बोलोगे सर यह भी वृत्तखंड कहलाएगा। अब फिर से वही वाली चीज आ गई, एक छोटा हो गया और एक बड़ा हो गया, है ना, एक छोटा और एक बड़ा। तो छोटे वाले को आप क्या बोलोगे? सर जो छोटा है उसको हम लोग लघु कह देंगे, अगर इंग्लिश में लिखना है तो आप इसको माइनर लिख देना, ठीक है, इसको माइनर कह देना। और अगर जो बड़ा है तो उसको आप बोलना सर ये हमारा क्या हो जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा, ठीक है, इसको कह देंगे सर दीर्घ वृत्तखंड, ऊपर वाले को लिख देंगे इंग्लिश में मेजर। जहां भी दीर्घ दिखे, बड़ा दिखे तो उसको मेजर लगा देना बस। क्लियर हुआ इतना? तो एक होता है मेजर सेगमेंट, एक होता है माइनर सेगमेंट। क्लियर है? लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। क्लियर है? ओके, चलिए अगला कंसेप्ट पे आते हैं कि अगले कंसेप्ट में और क्या सीखना है। एक होता है हमारा त्रिज्यखंड। सेक्टर क्या होता है? देखो फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, एक चाप बना रहा हूँ, है ना, एक चाप बनाया, 2 पॉइंट लिया और इन दोनों पॉइंट के बीच का जो भाग ले रहा हूँ ना, ए बी बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके चाप के जो सिरे हैं, मतलब जो एंड पॉइंट है इसका, ए बी को मैं सेंटर से मिला दिया, केंद्र से मिला दिया। अब केंद्र से अगर मिला दोगे तो आप बोलोगे सर ओ ए जो लाइन है, ओ ए लाइन को आप बोलोगे सर ये हमारा त्रिज्या है, ओ बी लाइन भी हमारा त्रिज्या है। तो ये जो भाग आपको दिख रहा है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है अभी घिरा हुआ, है ना, इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? इस एरिया को हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं, ठीक है, इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं, या फिर इसको कहोगे सर ये हमारा सेक्टर है। तो सेक्टर के बारे में ध्यान क्या रखना है, फिर क्या क्या से ये घिरा हुआ होगा? 2 त्रिज्या, ऐसे याद रखिएगा, 2 त्रिज्या होंगे इसमें और एक चाप होगा, मतलब 2 रेडियस होगा, 2 रेडियस होगा और एक आर्क होगा, ठीक है, 2 रेडियस और एक आर्क से घिरा हुआ भाग को हम लोग सेक्टर कहते हैं। अब अगर मैं पूछूं कि ये जो इस वाले को, तो आप कह रहे हो सर ये हमारा त्रिज्यखंड है। जो मैं ऊपर के हिस्से की बात कर रहा हूँ, ये वाला हिस्से की बात कर रहा हूँ, तो ये भी हमारा त्रिज्यखंड है क्या? इस वाले के बारे में बताओ, जो मैं फिर से बना रहा हूँ। देखो इस फिगर को देखोगे ना तो आपको दिखेगा सर ये हमारा त्रिज्या है और ये हमारा त्रिज्या है और ये हमारा चाप है, ठीक है। तो 2 त्रिज्या और चाप से ही तो घिरा हुआ भाग है ना ऊपर वाला भी, ठीक है। ऊपर वाले को भी आप देखो,
चलो इसको समझा रहा हूँ मैं डिटेल में। यहाँ पर हो सकता है कुछ बच्चों को लगे सर वो त्रिज्यखंड नहीं है, लेकिन समझिएगा इस वाले हिस्से को आप अगर देखोगे तो आपको दिखेगा सर ये हमारा त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है और ऊपर वाला चाप है, तो यह भी हिस्सा क्या है, दो त्रिज्या और एक चाप से ही घिरा हुआ भाग है। तो हम कहेंगे सर ये भी त्रिज्यखंड है और इसका नाम होता है सर दीर्घ त्रिज्यखंड। इसको क्या बोलेंगे सर, दीर्घ त्रिज्यखंड, क्योंकि ये बड़ा वाला है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर दो चीज देखा सर, ये जो ग्रीन में शेड कर रहा हूँ है ना, इस वाले को आप क्या बोलोगे, इस वाले का नाम बड़ा है तो मैं दीर्घ लगा दे रहा हूँ और लिख दे रहा हूँ दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे, अगर इंग्लिश में लिखना है तो दीर्घ के लिए आप मेजर लिख दो और त्रिज्यखंड के लिए आप सेक्टर लगा दो। ठीक है, जो नीचे में आपको छोटा दिख रहा था उसको आप लघु कह दो, है ना, छोटा था ना, तो आप बोलोगे सर ये लघु हो जाएगा, इसको हम लोग माइनर कह देंगे। समझ में आया, ये समझ में आया माइनर सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, तो एक बार मैं ना दोनों को एक साथ लेके बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ वृत्तखंड को, यहाँ पर आप बनाओ वृत्तखंड और यहाँ पर आप लिख दो त्रिज्यखंड। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सेगमेंट, वृत्तखंड को इंग्लिश में कहते हैं सेगमेंट। ठीक है, और त्रिज्यखंड को कहते हैं सेक्टर। समझिएगा, आपको याद नहीं रखना है कि वृत्तखंड किन चीजों से मिलकर बना होता है, त्रिज्यखंड किन चीजों से घिरा होता है। जब भी मैं सेगमेंट बोलूं, जैसे अभी मैं बोलूं ना एप्पल, तो आप सभी के दिमाग में एक एप्पल बन जाएगा, एप्पल कैसा होता है, रेड कलर का फल होता है ना, कुछ ऐसा है कि इमेज बन जाएगा आपके दिमाग में। तो जैसे मैं बोलूं सेगमेंट, तो आपको इमेजिन करना है ऐसा फिगर, ये वाले फिगर को आप इमेजिन कर लोगे। ठीक है, अब जैसे ही ये फिगर आपके सामने बन जाएगा तो आप बोलोगे सर ये कैसा है, ऊपर में हमें दिख रहा है सर ये हमारा जीवा और ये नीचे दिख रहा है हमारा चाप, तो जीवा और चाप से जो घिरा हुआ भाग होगा वही हमारा वृत्तखंड कहलाएगा। ठीक है, अगर मैं सेक्टर की बात करूं तो सेक्टर के लिए आप ऐसा फिगर बना लेना बस। मैं लघु सेक्टर की बात कर रहा हूँ, लघु त्रिज्यखंड की बात कर रहा हूँ, माइनर सेक्टर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये कैसा है, दो त्रिज्या दिख रहा है, त्रिज्या त्रिज्या और यहाँ पर चाप, तो आप कह सकते हो सर दो त्रिज्या आता है इसमें, त्रिज्यखंड में त्रिज्या आएगा, बस ऐसे याद रख सकते हो, प्लस एक चाप। चाप तो दोनों ही में आया, एक चाप तो दोनों ही में आया। यहाँ पर आप बोलो सर एक जीवा और एक चाप, और वहां पर बोल रहे हो एक जीवा, एक दो त्रिज्या और एक चाप। ठीक है, मेजर सेक्टर भी सेम है, अगर मेजर सेक्टर की बात करूं तो भी सेम चीज है, दो त्रिज्या और एक चाप से ही घिरकर बनेगा। क्लियर है इतना, ये समझ में आया। तो त्रिज्यखंड किन चीजों से मिलकर बना होता है, मतलब किन चीजों से घिरा होता है, वृत्तखंड किससे घिरा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि क्या क्या से घिरा होता है ना। चलिए, तो इतने कंसेप्ट से ना आप एक्सरसाइज 10.1 कर सकते हो। 10.1 करते हैं, 10.1 एक्सरसाइज। अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो इंग्लिश में आप अपना बुक को सामने निकालिए। 10.1, आवाज की प्रॉब्लम फिर से आ गई। ठीक है, अभी सही हुआ क्या प्रदीप, अभी ठीक है। बस मैं क्या कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस क्या कर रहा हूँ सेटिंग चेंज कर रहा हूँ, एक बार हेडफोन में स्पीकर कर रहा हूँ और एक बार फिर लैपटॉप में कर रहा हूँ, तो इससे सही हो रहा है जैसा आप लोग बता रहे हो। सर आर्क ए बी है और ए बी को कॉर्ड बना, एक सेकंड, आपका डाउट है सर आर्क ए बी है और ए बी को कॉर्ड बना दो। आप माइक ऑन करके पूछोगे मुस्कान क्या बोलना चाह रहे हो, आपकी डाउट मैं समझ नहीं पा रहा, अभी बताइए, माइक ऑन करके पूछ लो, आपने जो डाउट माइक ऑन करके पूछ। चलो एक काम करते हैं, क्लास के एंड में पूछ लेना, ठीक है, क्लास के एंड में पूछ। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को बस करते हैं और फिर क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, ये वाला एक्सरसाइज को कर लेते हैं बस। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, खाली स्थान को भरिए, इस फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। सिंपली बोला गया है वृत्त का केंद्र वृत्त के अंदर में होगा या बाहर में होगा, तो आप बोलोगे सर वृत्त का केंद्र जो होगा सर्कल के अंदर में स्थित होगा, तो अभ्यंतर में होगा, बहिर्भाग में नहीं होगा, इंटीरियर में होगा। इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो आप इंटीरियर लिखना, अंदर हो जाएगा, ये गलत होगा। क्वेश्चन 2 देखिए, एक बिंदु जिसके वृत्त के, इस क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से, एक बिंदु जिसके वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो तो वृत्त के कहां पर स्थित होगा। तो ऐसे समझ लो, मान लो अगर मैं एक सर्किल बनाया, एक मैं अगर सर्किल बना लूं, अब इस सर्किल में मैंने बोल रहा है एक सेंटर है हमारा
और ये हमारा त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर का। 3 सेंटीमीटर है मान लो त्रिज्या। अब मैं एक बिंदु ऐसा चाह रहा हूँ जो 3 सेंटीमीटर से भी ज्यादा दूर पर हो। अगर 3 सेंटीमीटर से ज्यादा दूरी पर बनाएंगे तो बाहर निकल जाएगा, तो बिंदु पी कहाँ पर जाएगा? 3 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर रहेगा, त्रिज्या से ज्यादा दूरी पर रहेगा तो बाहर चला जाएगा। तो आप बोलोगे सर ऐसा बिंदु जिसकी दूरी त्रिज्या से भी अधिक होगी तो वृत्त के बाहर चला जाएगा, तो आंसर इसका बहिर्भाग हो जाएगा, अभ्यंतर ये गलत होगा। ठीक है, तो बहिर्भाग हो जाएगा। क्वेश्चन 3 देखिए, ये बता सकते हो आप लोग वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को डायमीटर कहते हैं, यानी व्यास कहते हैं। वेरी गुड। ठीक है, आप बोलोगे सर सबसे बड़ी जीवा जो होती है व्यास होती है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये सेंटर से पास करेगा, केंद्र से गुजरेगा। चौथा बताइए, एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे व्यास के सिरे हो, जब व्यास के सेमी सर्किल। वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर अगर व्यास के सिरे होंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा बराबर हो जाएगा। तो दोनों ही अगर बराबर हो जाएगा तो लघु और दीर्घ नहीं वर्ड यूज कर सकते, तो ऐसे केस में हम इसको अर्धवृत्त कह देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अर्धवृत्त कहेंगे या फिर सेमी सर्किल कह देंगे। ठीक है, वृत्तखंड जो होता है एक चाप तथा खाली स्थान के बीच का भाग होता है। तो वृत्तखंड आप बना लो एक कॉर्ड। वेरी गुड। तो आप बोलो सर यहाँ पर तो लिख दिया हमारा चाप, और एक और क्या होता है? एक हमारा जीवा होता है। जीवा और चाप से घिरा होता है, तो जीवा को क्या कहते हैं? जीवा को कॉर्ड कहते हैं। तो यहाँ पर आप कॉर्ड लिख सकते हो या फिर हिंदी में जीवा कह देंगे। ठीक है, चाप और जीवा से घिरा हुआ। ये तो आंसर काफी आसान है। एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे कितने भागों में बांटता है? तो आप सभी बोलोगे सर 3 भागों में बांटता है, ये मैंने डायरेक्ट बता दिया। ठीक है, चलिए, एक अंदर, एक बाहर और एक वृत्त। चलिए यहाँ पे ट्रू फॉल्स बताना, सही या गलत बताना है। पहला क्वेश्चन देखिए, आप बोलोगे सर केंद्र वृत्त को पर किसी बिंदु से मिलाने वाले, अच्छा वृत्त को, सॉरी केंद्र को वृत्त पर, तो मैं क्या कर रहा हूं, केंद्र ले लिया और एक वृत्त पर एक पॉइंट ले लिया। इन दोनों को अगर मिला दें तो ये क्या बनता है? ये रेडियस बनता है। इसी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो आप बोलोगे सर इसे ही त्रिज्या कहते हैं, ये बिल्कुल सही है, तो ट्रू लिख दिया। ठीक है, वेरी सही आंसर आ रहा है आप सभी का। क्वेश्चन 2 बताइए, एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती है क्या? देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया परिमित। परिमित मतलब होता है फिक्स्ड, तो फिक्स नहीं होता। जीवा तो हम लोग अनेक बना सकते हैं ना, अनगिनत बना सकते हैं जीवा, तो फिक्स नहीं होता। तुम कहेंगे सर ये क्या है? गलत है, तो यह फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अगर अपरिमित लिख देगा तो ट्रू हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखिए, यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ, तीनों ही बराबर है। 3 बराबर है तो उसको दीर्घ नहीं बोल सकते ना, बड़ा छोटा कैसे बोल सकते हैं? तीनों ही बराबर है। आप बोलोगे सर ये क्या होगा? बिल्कुल फॉल्स होगा। ठीक है, क्योंकि तीनों बराबर है। यहाँ पर वर्ड इंपॉर्टेंट है बराबर। ठीक है, तो बराबर है तो दीर्घ नहीं बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी होगी, तो ऐसा जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या के दोगुनी होती है तो वही तो व्यास होता है। आप बोलोगे सर व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दोगुनी होती है। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ये सही लिखा गया, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। ये आप लोग आंसर बताओगे, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। त्रिज्यखंड जो होता है, त्रिज्यखंड जो होता है हमारा, वो जीवा और संगत चाप बनता है क्या? नहीं, त्रिज्यखंड तो 2 त्रिज्या है ना। आप बोलोगे सर त्रिज्या, त्रिज्या और चाप से घिरा हुआ भाग होता है, तो 2 त्रिज्या और चाप से घिरा हुआ भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं, है ना। तो सेक्टर के बात की जा रही थी, तो ये गलत है। तो आप बोलोगे सर ये फॉल्स है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं त्रिज्यखंड के जगह पर वृत्तखंड लिख दूं, वृत्तखंड लिख दूं, तब अंतर सही हो जाएगा, है ना। वृत्तखंड क्या होता है? चाप और जीवा से घिरा हुआ भाग होता है। ठीक है, तो इस केस में सही होता, और अगर मैं त्रिज्यखंड की बात कर रहा हूं तो गलत होगा। ठीक है, और वृत्त एक समतल आकृति है क्या? वृत्त बिल्कुल एक समतल आकृति है। तो संगत चाप क्या है? संगत चाप कहने का मतलब क्या होता है? अगर मैं ये जीवा बना दूं तो इस जीवा के लिए ये संगत चाप है। ठीक है, क्योंकि चाप इसमें, जैसे ये समझना, अगर मैं एक सर्कल बना दूं और मैं यहाँ पर एक जीवा बना दूं, ए बी हमारा जीवा है, तो चाप तो यहाँ पर भी एक हो सकता है ना, पीक्यू चाप, चाप पीक्यू भी हो सकता है। लेकिन इस जीवा के लिए संगत चाप क्या होगा? ये करस्पॉन्डिंग आर्क कहते हैं इसको। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये दोनों मिलकर जो भाग बनता है इसको वृत्तखंड कहते हैं। संगत चाप समझ में आया क्या होता है? उस जीवा के साथ जो लगा हुआ चाप है वही वाले चाप की बात कर रहे हैं। ठीक है, करस्पॉन्डिंग आर्क कहते हैं उसको। ठीक है, और अगला क्वेश्चन जो था आपका, बोला गया था समतल आकृति। क्या? समतल आकृति वही होता है जिसको आप किसी भी सरफेस पर, किसी भी सतह पर, किसी भी तल पर बना सकते हो। तो वृत्त को बना सकते हैं हम लोग, है ना। एक प्लेन फिगर है, इसलिए हम कहेंगे समतल आकृति है, बिल्कुल सही है। ठीक है,
तो इतना ही रखते हैं आज की क्लास में। एक बार मैं जरूर बोलूंगा, सॉरी आज की क्लास में काफी डिस्टर्बेंस हुई, मतलब कभी साउंड का प्रॉब्लम हो रहा था, कभी स्क्रीन दिख रही थी, टेक्निकल इश्यूज हैं, कभी भी किसी के साथ हो सकती है। कोशिश करेंगे कि ये सारी चीजें आगे के क्लासेस में नहीं हो आपके साथ और क्लास अच्छी तरीके से जाए। ठीक है, चलिए, कोई डाउट है तो अभी रुक कर बताइएगा। और अगली क्लास आपकी जो होगी नेक्स्ट सैटरडे को होगी, एग्जाम के बाद होगी।